लोग बात करते हैं ब्रेटन साइकिल में क्वेश्चन नंबर 5 की। और ये क्वेश्चन गेट ESC 2013 में भी आया हुआ है और ESC 2016 में भी आया हुआ है। और ये बहुत कॉमन सा ट्रेंड है ESC का कि ESC में जितने भी कन्वेंशनल पेपर्स हैं उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। और कई बार होता है कि आपका क्वेश्चन एज इट इज़ दे देगा, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल वैल्यूज बस चेंज होंगी। तो ES में प्रीवियस ईयर जो कन्वेंशनल है इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है गैस टर्बाइन इंजन विद रीजनरेशन operates with two stage of compression and two stage of expansion. The pressure ratio across each stage of compression and turbine is 3.5. The air enters each stage of compression at 300 Kelvin and each stage of the turbine at 1200 Kelvin. The compressor and turbine efficiencies are 78% and 86% respectively. The effectiveness of the regenerator is 72%. Determine the back work ratio thermal efficiency of the cycle assuming the constant specific heat for air at room temperature. इस पूरे क्वेश्चन में मुझे इंटरकूलिंग भी दे रखी है, 2 स्टेज ऑफ कंप्रेशन दे रखा है, रीहीटिंग भी दे रखी है, 2 स्टेज ऑफ एक्सपेंशन भी दे रखा है, प्लस यहाँ पर एक रिजनरेटर भी लगाया हुआ है। मतलब ब्रेटन साइकिल में जितने भी मॉडिफिकेशन मैंने पढ़े थे इंटरकूलिंग के, रीहीटिंग का और रिजनरेशन का, वो तीनों ही यहाँ पर इसने यूज़ कर लिया है। तो अगर मैं TS डायग्राम ड्रॉ करूँ इसके लिए, तो TS डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर जो 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा कुछ इस तरह से, ये कुछ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। उसके बाद आपका इंटरकूलिंग होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, देन अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा कुछ इस तरह से। ये तो होगा 2 स्टेज कंप्रेशन विद इंटरकूलिंग। इसके बाद क्या होगा, आपका रिजनरेटर में पास होगा, देन आपका कंबशन चैम्बर में पास होगा। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हो जाएगी, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग होगी, ये कुछ 6 हो जाएगा और रिजनरेटर का एग्जिट कुछ 5 हो जाएगा। इसके बाद आपका एक्सपेंशन होगा हाई प्रेशर टरबाइन में और ये आपका 7 हो जाएगा। और देन आपका रीहीटिंग होगा किसी पॉइंट 8 तक, ये कुछ ऐसा होगा। और देन एक लोअर प्रेशर टरबाइन में भी आपका एक्सपेंशन होगा कुछ यहाँ तक। और उसके बाद ये रिजनरेटर में पास होगा और रिजनरेटर के बाद अगेन पास होगा ये इंटरकूलर में, और ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ कहीं आपका 10 होगा। और यहाँ पर मुझे दे रखा है कि जो कंप्रेशर और टरबाइन है दोनों की आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसीज भी कुछ कुछ हैं। इसका मतलब है कि ये जो कंप्रेशन की प्रोसेस है इसके लिए ये कुछ 2 डैश हो जाएगा, ये कुछ 4 डैश हो जाएगा, या फिर मैं डॉटेड लाइन से ना ड्रॉ करके कंटिन्यूस लाइन से ड्रॉ करूं तो ये कुछ हो जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश, ये हो जाएगा 6 डैश, ये हो जाएगा 9 डैश। हालांकि मुझे यहाँ पर डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करना चाहिए था क्योंकि वो सारी लाइंस जो हैं वो रिवर्सिबल होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं समझने के लिए कंटिन्यूस लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे जो गिवन है, यहाँ पर जो मुझे गिवन है वो गिवन है कि जो कंप्रेशर का इनलेट टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू T3, वो 300 केल्विन है। मुझे गिवन है कि जो टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर है T6 इज इक्वल टू T8 इज इक्वल टू 1200 केल्विन है। जो प्रेशर रेशो है कंप्रेशर और टरबाइन के सारी स्टेजेस के लिए वो आपका 3.5 है। और यहाँ पर मुझे दे रखा है कि जो कंप्रेशर की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है वो 78% है। और मुझे दे रखा है कि जो टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है वो 86% है, 0.86 है। और जो आपका रिजनरेटर की इफेक्टिवनेस है वो आपकी 0.72 है। ये वैल्यूज दे रखी हैं।
तो अब मेरा टास्क क्या है, मेरा सबसे पहला टास्क ये है कि जितने भी पॉइंट हैं सबके लिए मैं आप टेम्परेचर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगा, और अगर मुझे हर पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो फिर मैं ईजिली जो भी पूछा है बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ T2 की। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ T2 बाई T1 इज इक्वल टू RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 429.11 केल्विन। ये आपकी T2 की वैल्यू होगी, और यही आपकी T4 की भी वैल्यू होगी, क्योंकि T3 और T1 बराबर है, और 1 से 2 और 3 से 4 दोनों के लिए ही RP भी बराबर है, तो ये वैल्यू T4 की भी होगी। इसके बाद मुझे पता है कि कंप्रेशर के लिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दे रखी है, और कंप्रेशर के केस में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी होती है W थ्योरेटिकल अपॉन W एक्चुअल। तो ये आपका हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1, और यहाँ से जो T2 डैश की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 465.52 केल्विन। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी T2 डैश की, और यही वैल्यू आपकी होगी T4 डैश की भी। ये आपकी वैल्यू T4 डैश की भी हो जाएगी। तो यहाँ पर T4 इज इक्वल टू T2 के बराबर होगा 429.11 केल्विन, और जो T4 डैश है वो T2 डैश के बराबर होगा 465.52 केल्विन। इसके बाद मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि भाई आपका जो टरबाइन है या फिर जो रिजनरेटर के बाद जो वैल्यूज़ हैं T5 वगैरह की, वो वैल्यूज़ क्या होंगी। तो जो रिजनरेटर की इफेक्टिवनेस होती थी वो क्या होती थी, एक्चुअल राइज इन टेम्परेचर अपॉन मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो एक्चुअल राइज इन टेम्परेचर है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका T4 से T5 ये आपका हो जाएगा डेल्टा T एक्चुअल, और जो मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर है वो हो जाएगा T9 माइनस T4 डैश। तो जो इफेक्टिवनेस है रिजनरेटर की वो हो जाएगी T5 माइनस T4 डैश अपॉन T9 माइनस T4 डैश। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे T9 की वैल्यू नहीं पता है। तो पहले मैं T9 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, और जैसे ही मुझे T9 की वैल्यू मिलेगी तो मैं T5 फाइंड आउट कर लूँगा। तो मैं बात कर रहा हूँ टरबाइन की प्रोसेस के लिए 6 से 7 के लिए। तो अगर मैं प्रोसेस 6 से 7 को देखूँ तो वो भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, और मैं लिख सकता हूँ T6 बाई T7 इज इक्वल टू RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T6 बाई T7 इज इक्वल टू RP के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। T6 मुझे दे रखा है इनलेट टेम्परेचर ऑफ द टरबाइन, तो यहाँ से जो T7 आएगा वो हो जाएगा 838.9 केल्विन। ये आपका T7 हो जाएगा। इसके बाद जो टरबाइन की इफिशिएंसी है वो आपका होता है रेशियो ऑफ W एक्चुअल टू द W थ्योरेटिकल। तो टरबाइन के केस में आपका हो जाएगा T6 माइनस T7 डैश अपॉन T6 माइनस T7। तो यहाँ पर जो T7 डैश की वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा 889.49 केल्विन। ये आपका T7 डैश हो जाएगा। अब जो T7 है वो T9 के बराबर होगा, और जो T7 डैश है, इट इज नॉट 6 डैश, इट इज 7 डैश, इट इज 7 डैश, और जो T7 डैश है वो T9 डैश के बराबर हो जाएगा, और यहाँ भी जो वैल्यू है वो T9 डैश होगी। तो जो T7 है वो T9 के बराबर होगा, और जो T7 डैश है वो T9 डैश के बराबर होगा। और अगर T9 डैश की वैल्यू मैं वहां पर पुट करूं जहां पर मैंने इफेक्टिवनेस ऑफ रिजनरेटर लिखा हुआ है, तो वहां पर मुझे वैल्यू मिल जाएगी कि भाई आफ्टर रिजनरेटर टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, T5 क्या होगा। तो अगर मैं लिखूं इफेक्टिवनेस ऑफ द रिजनरेटर, तो ये हो जाएगा T5 माइनस T4 डैश अपॉन
T9 डैश माइनस T4 डैश। और अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो मुझे T5 की वैल्यू मिल जाएगी और ये आपका होगा 770.78 केल्विन। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी T5 की 770.78 केल्विन। इसके बाद मुझे यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं जो टेम्परेचर की थी। मैंने T1 और T3 मुझे दे रखा था, T2 डैश और T4 डैश मैंने फाइंड आउट कर लिया, T5 मैंने फाइंड आउट कर लिया, T6 और T8 मुझे दे रखा था, T7 डैश और T9 डैश भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद मुझे जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ डब्ल्यू नेट की। तो जो डब्ल्यू नेट है वो आपका हो जाएगा डब्ल्यू टर्बाइन माइनस डब्ल्यू कंप्रेशर, और यहाँ पर टर्बाइन भी दो हैं और कंप्रेशर भी दो हैं, तो ये हो जाएगा WT1 प्लस WT2 माइनस WC1 प्लस WC2। और अगर मैं वैल्यूज पुट करूं WT1 और WT2 की, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी H6 माइनस H7, और ये H6 माइनस H7 डैश हो जाएगा, और WD2 है वो H8 माइनस H9 डैश हो जाएगा। तो हो जाएगा H6 माइनस H7 डैश प्लस H8 माइनस H9 डैश माइनस WC1 आपका हो जाएगा H2 डैश माइनस H1 प्लस हो जाएगा H4 डैश माइनस H3। और ये जितनी भी एंथैल्पी वैल्यूज है तो DH इज इक्वल टू CP/dT लिखा जा सकता है, क्योंकि एयर आपका क्या है, वर्किंग फ्लूइड है और एयर आइडियल गैस होती है। तो अगर मैं सबको टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट करूं तो CP आपका कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर होगा T6 माइनस T7 डैश प्लस T8 माइनस T9 डैश माइनस हो जाएगा CP T2 डैश माइनस T1 प्लस हो जाएगा T4 डैश माइनस T3। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू नेट की। अगर इसके बाद मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं ना, ये डब्ल्यू नेट है, और अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो यहाँ पर जो डब्ल्यू नेट की वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा 291.42 किलो जूल पर किलोग्राम। इसके बाद में अगर मैं हीट एडिशन की बात करूं तो कुछ हीट एडिशन आपका हो रहा था कंबशन चैम्बर में पहले, और फिर बाद में हीट एडिशन हो रहा था जब मैंने रीहीटिंग कराया। तो अगर मैं TH डायग्राम देखूं तो जो पहला हीट एडिशन है वो आपका कंबशन चैम्बर में होगा 5 से 6 में, और जो दूसरा हीट एडिशन है वो होगा 7 डैश से 8 डैश में। तो हीट एडिशन आपका हो जाएगा H6 माइनस H5 प्लस H8 माइनस H7 डैश। और अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर जो हीट एडिशन की वैल्यू है वो हो जाएगी CP T6 माइनस T5 माइनस CP, ये आपका हो जाएगा T8 माइनस T7 डैश। और अगर मैं हीट एडिशन की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो जो हीट एडिशन की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 743.42 किलो जूल पर किलोग्राम। ये आपका हीट एडिशन हो जाएगा। इसके बाद मुझे फाइंड आउट क्या करना था, सबसे पहले फाइंड आउट करना था बैक वर्क रेशो। और बैक वर्क रेशो क्या होता है, रेशो ऑफ द नेगेटिव वर्क टू द पॉजिटिव वर्क। तो ये आपका हो जाएगा W कंप्रेशर अपॉन W टर्बाइन, और मैंने दोनों की वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये आपका मैंने W कंप्रेशर W टर्बाइन कैलकुलेट किया था, और ये आपका W कंप्रेशर कैलकुलेट किया था। तो मैं वैल्यू पुट करके WC और WT दोनों फाइंड आउट कर सकता हूँ, और फाइनली अगर वैल्यू रखूँगा तो जो VWR आएगा बैक वर्क रेशो, उसका आंसर आएगा 0.533। दूसरा मुझे पूछा हुआ था कि थर्मल इफिशियंसी क्या होगी, तो ये हो जाएगा W नेट अपॉन हीट एडिशन, और जो W नेट है वो आया था 291.42, और हीट एडिशन आया है 743.42 इंटू 100% में, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 39.19%। तो ये आपका क्वेश्चन था ब्रेटन साइकिल का, जो आया हुआ है गेट ES 2013 में भी और ES 2016 में भी, जिसमें मुझे इंटरकूलिंग भी दे रखा था
रीहीटिंग भी दे रखा था और मुझे रीजनरेशन भी दे रखा था। तो ब्रेटन साइकिल का कभी भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर दे, मुझे करना क्या है, वहाँ पर जितने भी पॉइंट दे रखे हैं सब में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और उसके बाद मैं जो भी पूछेगा वो बता सकता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ना मुझे दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये ESE 2006 में आया हुआ है और मुझे बोला हुआ है एयर एंटर्स द कंप्रेशर ऑफ अ गैस टर्बाइन एट 100 किलो पास्कल एंड 300 Kelvin with the volumetric flow rate of 5 meter cube per second. The air is compressed in two stages to 1200 kilopascal with intercooling to 300 Kelvin between the stages at a pressure of 350 kilopascal. The turbine inlet temperature is given 1400 Kelvin and the expansion occurs in two stages with the heat to 1340 Kelvin between the stages at a pressure of 350 kilopascal. The compressor and turbine stage efficiencies are given 87% and 85% respectively. Then determine, first one मुझसे पूछा हुआ है थर्मल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, सेकंड पूछा हुआ है बैक वर्क रेशियो, थर्ड पूछा हुआ है नेट पावर डेवलप्ड, और मुझे बोला हुआ है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द साइकिल एंड इंडिकेट द प्रोसेस ऑन द TH डायग्राम. अज्यूम इफेक्टिवनेस ऑफ द रिजनरेटर इज 80%. और मुझे Cp की वैल्यू दे रखी है, एयर और गैस दोनों के लिए क्या है, सेम है. ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है जिसमें मुझे इंटरकूलिंग भी दे रखा है, मुझे रीहीटिंग भी दे रखा है और मुझे रीजनरेटर भी दे रखा है. तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर TH डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा. अगर मैं TH डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन इंटरकूलिंग, देन अगेन कंप्रेशन हायर प्रेशर कंप्रेशर में, और देन हीट एडिशन होगा कंबशन चैम्बर और रिजनरेटर में. ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा. देन आपका इसी प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे इंटरकूलिंग हुआ था, इसी प्रेशर पे रीहीटिंग हो रहा है. देन एक्सपेंशन इन लोअर प्रेशर टर्बाइन, देन हीट रिजेक्शन हो जाएगा इंटरकूलर में, और कुछ प्रोसेस आपकी हीट एक्सचेंजर में भी होगी, रीजनरेटर में भी होगी. तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 3 होगा, ये 4 होगा, ये कहीं आपका 4A होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा, और ये कहीं आपका 8A होगा. और अगर यहाँ पर मैं आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी कंसीडर करूँ तो ये आपका कहीं 2 डैश होगा, ये आपका कहीं 4 डैश होगा, ये कहीं 5 डैश होगा और ये कहीं आपका 8 डैश होगा. सॉरी, इट्स नॉट 5 डैश, इट इज 6 डैश. ये कुछ आपका ऐसा हो जाएगा. अब यहां पर मुझे जो गिवन है वो गिवन है, यहां पर जो मुझे डाटा गिवन है, मुझे दे रखा है कि जो P1 है वो कुछ 100 किलो पास्कल है. मुझे दे रखा है P2 इज इक्वल टू 350 किलो पास्कल है. मुझे दे रखा है कि जो P4 है वो कुछ 1200 किलो पास्कल है. मुझे दे रखा है कि T1 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 300 कैल्विन है. T5 इज इक्वल टू 1400 कैल्विन है. मुझे दे रखा है T7 इज इक्वल टू 1340 कैल्विन है. और जो ईटा कंप्रेशर है वो मुझे दे रखा है 87%. ईटा टर्बाइन मुझे दे रखा है 85%. और इफेक्टिवनेस ऑफ रिजनरेटर दे रखा है 0.8. ये मुझे सारी वैल्यूज दे रखी हैं.
अगेन ब्रेटॉन साइकिल में कोई भी क्वेश्चन हो, मैं क्या करूँगा, मुझे सारे पॉइंट्स पे टेम्परेचर फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे T1 दे रखा है और करस्पॉन्डिंग प्रेशर दे रखा है मुझे 1 और 2 का, तो प्रेशर रेशियो आ जाएगा। मुझे T2 फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं लिखूँ 1 और 2 के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और यहाँ पर जो T2 की वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी फाइनली 429.11 केल्विन। ये आपका T2 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं T2 डैश फाइंड आउट करना चाहूँ, तो जो कंप्रेशर की इफिशियंसी है वो आपकी होगी W थ्योरेटिकल अपॉन W एक्चुअल। तो ये आपका ईटा कंप्रेशर हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1, और यहाँ से जो T2 डैश की वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी 448.4 केल्विन। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी, उसके बाद मुझे 3 और 4 में वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुझे T3 की वैल्यू पता है और T4 फाइंड आउट करना है, और करस्पॉन्डिंग 3 और 4 के प्रेशर मुझे दे रखे हैं। तो अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू P4 अपॉन P3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और यहाँ से जो T4 की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 426.6 केल्विन। ये आपका T4 हो जाएगा। अगेन मुझे T4 डैश फाइंड आउट करना है, कंप्रेशर की इफिशियंसी W थ्योरेटिकल अपॉन W एक्चुअल अगेन। तो यहाँ पर अगेन मैं लिख सकता हूँ ईटा कंप्रेशर इज इक्वल टू T4 माइनस T3 अपॉन T4 डैश माइनस T3, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से T4 डैश इज इक्वल टू 445.5 केल्विन। उसके बाद जो मुझे T5 दे रखा है, T5 जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है 1400 केल्विन, और मुझे फाइंड आउट करना है T6 की वैल्यू। तो अगेन T5 और T6 में मैं लिख सकता हूँ T5 अपॉन T6 इज इक्वल टू P5 अपॉन P6 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये आपका हो जाएगा T6 अपॉन T5 इज इक्वल टू P6 अपॉन P5 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी T6 की, जो T5 की वैल्यू दे रखी थी, और फाइनली T6 आ जाएगा। T6 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 984.55 केल्विन। उसके बाद अगेन टरबाइन की इफिशियंसी होगी W एक्चुअल अपॉन W थ्योरेटिकल। तो मैं टरबाइन के लिए लिखूंगा T5 माइनस T6 अपॉन T5 माइनस T6, और यहाँ से जो T6 डैश की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1046.87 केल्विन। इसके बाद मैं देखूंगा प्रोसेस 7 से 8 में अगेन T7 मुझे दे रखा होगा, और उसके लिए भी मैं लिख सकता हूँ T7 अपॉन T8 इज इक्वल टू P7 अपॉन P8 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा T8 अपॉन T7 इज इक्वल टू P8 अपॉन P7 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और यहाँ से जो T8 की वैल्यू है वो हो जाएगी 936.28 केल्विन। अगेन जो इफिशियंसी ऑफ द टरबाइन है W एक्चुअल अपॉन W थ्योरेटिकल, वहाँ से मैं T8 डैश फाइंड आउट करूँगा, और ईटा टरबाइन इज इक्वल टू होगा T7 माइनस T8 डैश अपॉन T7 माइनस T8, और यहाँ से जो वैल्यू होगी T8 डैश की वो हो जाएगी 997.3 केल्विन। इसके बाद मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है T4A की, जो रिजनरेटर के बाद में टेम्परेचर है। तो रिजनरेटर की जो इफेक्टिवनेस है वो हो जाएगी एक्चुअल राइज इन टेम्परेचर अपॉन मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। तो इफेक्टिवनेस ऑफ द रिजनरेटर आपका हो जाएगा T4A माइनस T4 डैश अपॉन T8 डैश माइनस T4 डैश, और यहाँ से जो T4A की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 886.94 केल्विन। इसके बाद जो मास फ्लो रेट है वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, और वॉल्यूम फ्लो रेट आपको दे रखा है। तो अगर मैं लिखूं तो ये
डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, P अपॉन RT, और इनिशियल प्रेशर वगैरह आपको दे रखा है, तो डेंसिटी आप फाइंड आउट करोगे वो आ जाएगा 1.161 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मास और जो वर्क डन बाय टरबाइन है वो आपका हो जाएगा किस किस प्रोसेस में, 5 से 6 में और 7 से 8 में। तो ये हो जाएगा m डॉट सी पी T5 माइनस T6 डैश प्लस m डॉट सी पी T7 माइनस T8 डैश। जितने भी टेम्परेचर्स हैं सबकी वैल्यूज़ मुझे पता है। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ तो जो फाइनली W टरबाइन आएगा वो वैल्यू हो जाएगी 4059.507, और ये आपका होगा किलोवाट में। ये आपका W टरबाइन हो जाएगा। इसके बाद जो W कंप्रेशर है, कंप्रेशन की प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 डैश तक और 3 से 4 डैश तक। तो ये आपका हो जाएगा m डॉट सी पी T2 डैश माइनस T1 प्लस m डॉट सी पी T4 डैश माइनस T3। और अगर मैं सारे टेम्परेचर्स की वैल्यू को पुट करूं तो जो मुझे कंप्रेशर का वर्क मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1714.74 किलो जूल। सॉरी, इट्स नॉट किलो जूल, इट्स किलोवाट। इसके बाद जो मैं हीट एडिशन की बात करूंगा तो हीट एडिशन मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा। एक तो आपका हीट एडिशन होगा कंबशन चैम्बर में, और वो होगा T4A से T5 तक। उसके बाद हीट एडिशन होगा जहाँ पर मैंने रीहीटिंग कराई है, और वो होगा T6 डैश से T7 तक। तो ये आपका हो जाएगा m डॉट सी पी T5 माइनस T4A प्लस m डॉट सी पी T7 माइनस T6 डैश। तो हीट एडिशन अगर सारी वैल्यूज टेम्परेचर की पुट करूं तो जो हीट एडिशन की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4703.3 किलोवाट। ये आपका हीट एडिशन हो जाएगा। इसके बाद मुझे जो ये तो मैंने क्या किया कि अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड आउट किए, हीट, W टरबाइन और W कंप्रेशर फाइंड आउट किया। इसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है जो पूछा हुआ है। सबसे पहला पूछा है कि थर्मल इफिशिएंसी क्या होगी, और ये होगा W नेट दैट इज W टरबाइन माइनस W कंप्रेशर अपॉन हीट एडिशन। तीनों मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो ये आएगा 49.9%। ये आपकी इफिशिएंसी आ जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर मुझसे पूछा हुआ है कि वर्क रेशियो क्या होगा, और वर्क रेशियो होता था 1 माइनस बैक वर्क रेशियो, और ये होता था 1 माइनस WC अपॉन WT। अगर मैं वर्क रेशियो फाइंड आउट करूँ यहाँ से वैल्यू पुट करके तो ये आपका हो जाएगा 0.5776। उसके बाद मुझे पूछा हुआ था कि बैकवर्क रेशियो क्या होगा, तो बैकवर्क रेशियो हो जाएगा WC अपॉन WT, निगेटिव वर्क डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वर्क, और ये आपका हो जाएगा 0.4223। उसके बाद मुझे पूछा हुआ था कि नेट पावर डेवलप्ड कितना होगा, और जो W नेट है वो हो जाएगा W टरबाइन माइनस W कंप्रेशर दैट इज 2344.77 वाट। तो ये आपकी वैल्यूज थी। ये भी क्वेश्चन था जो 2006 में आया था। ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था जिसमें इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और रीजनरेशन तीनों दे रखा था। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड आउट किया, और टेम्परेचर फाइंड आउट करने के बाद जो मुझे पूछा हुआ है मैं बता सकता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की।